Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी वाले स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। लिक्विडेशन अकाउंट यानी कि कंपनी जब बंद हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में हम लिक्विडेटर को हायर करते हैं और वो कंपनी का सारा हिसाब किताब देखता है। कंपनी के पास जो जो इनकम होगी, रिसिप्ट होगी, उनको पेमेंट जिस तरीके से करना है वो सीक्वेंस उनको सात क्रम में पेमेंट करना होता है। तो ये सिचुएशन में लास्ट लेक्चर में भी कुछ छोटे छोटे सम्स देखे थे। आज हम एक लास्ट सम फिर से एक बार छोटा सम देखेंगे जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का है। फिर उसके बाद आज बड़े सम में हमारी एंट्री हो जाएगी। तो आज का सबसे पहला सम एग्जांपल नंबर 30 पेज नंबर 416 छोटा सा सम है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का सम। चलिए तो ध्यान अंदर होना चाहिए। पेज नंबर 416 निकालो, एग्जांपल नंबर 30, साथ में होमवर्क में करोगे एमसीक्यू नंबर 12। चलिए वहां पे पेज नंबर 416 पे मैं रीड कर रहा हूं, आपके पास टेक्स्ट बुक, नोटबुक और कैलकुलेटर होना चाहिए। चलिए समय क्या लिखा गया है, there were unsecured liability 1,25,000 in the books of company। unsecured liability का दूसरा मतलब क्या होता है, unsecured creditor यानी एक तरह की liability हुई। फिर उसके बाद लिखा गया है when it was unresolved if the wind keep up beside the following were also payable। देखो नीचे के आपको सारे खर्चे पेएबल है। लास्ट लाइन में आंसर क्या मांगा है, फाइंड आउट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। दो चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट लेक्चर में काम किया था, फिर से वही काम करने के लिए हम जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 को देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले 12 महीने का म्युनिसिपल टैक्स कहां लोगे, प्रेफरेंशियल में लोगे। तो ये लिखा मैंने प्रेफरेंशियल में सबसे पहला म्युनिसिपल टैक्स। चलिए म्युनिसिपल टैक्स कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का है। कितना है लास्ट ईयर का, वैल्यू मुझे दिख रही है 2500। चलिए आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2, सेल टैक्स पेबल बिफोर 2 ईयर। अब 2 साल पहले का सेल टैक्स है, 2 साल पहले का हो तो वो कहां डालना है, अनसिक्योर्ड। ये लिखा मैंने सेल्स टैक्स। अब इसकी जगह जीएसटी आ चुका है, बट ये बिफोर 2 इयर्स का है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। चलिए बिफोर 2 ईयर का कितना है सेल टैक्स, 5000। अब सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखते जाना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, डायरेक्टर फी आउटस्टैंडिंग। डायरेक्टर कंपनी के मालिक होते हैं, उनको लास्ट में पेमेंट करना होता है, अनसिक्योर में जाएगा। चलिए डायरेक्टर फीस है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फीस। चलिए डायरेक्टर की फीस यहाँ पे कितनी दी गई है हमें, वैल्यू रुपीस 3750। चलिए वो टपकाया अनसिक्योर में। पॉइंट नंबर 4, लीव वेजेस ऑफ लास्ट 3 इयर्स ऑफ एम्प्लॉय हु इज रिलीव्ड। लीव वेजेस रजा का पगार जो लास्ट 3 साल से एम्प्लॉय को नहीं दिया गया, तो वो किस में लेंगे हम, वो तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंशियल में आएगा ना। ये लिखा मैंने लीव वेजेस। लीव वेजेस किसका है, ऑफ एम्प्लॉय। चलिए एम्प्लॉय का ये जो लीव वेजेस है वो यहाँ पे टपकाएंगे, कितना है 7500। चलिए ये लिखा 7500। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 5 में ध्यान रखना चाहिए, अमाउंट पेएबल टू द लास्ट 2 इयर्स अंडर ईएसआईसी। ईएसआईसी क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन। अब अमाउंट पेएबल है तो वो हमें पेड करना होगा, पर ब्रैकेट में कुछ लिखा गया है 2500 फॉर प्रीवियस ईयर, 1500 फॉर बिफोर प्रीवियस ईयर। तो जो सिर्फ प्रीवियस ईयर का है वो हम प्रेफरेंशियल में लेंगे। ध्यान बोर्ड पे लेना, ये पॉइंट आपको परेशान कर सकता है। ये क्या है, अमाउंट पेएबल टू एम्प्लॉय, पर किसके अंडर में, एम्प्लॉय अंडर, ऐसा वर्ड लिखा है अंडर ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन। प्रीवियस ईयर का यहां पे लेंगे, प्रीवियस ईयर का कितना है भाई 2500, और ये जो दूसरी वैल्यू है ना वो अनसिक्योर में जाएगी, अमाउंट पेएबल अंडर ईएसआईसी। चलो उसमें प्रीवियस ईयर के पहले के साल का कितना है 1500, वो कहां लिखा मैंने,
अनसिक्योर में। तो ब्रैकेट से मुझे पता चला प्रीवियस ईयर का सिर्फ प्रेफरेंशियल में, बाकी का अनसिक्योर में। पॉइंट नंबर 6 देखते ही देखते लास्ट पॉइंट पर, डेंजरस पॉइंट नंबर 6, 2 क्लर्क सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 महीने की 2 क्लर्क की सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां पे जाएगा, प्रेफरेंशियल में। पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क, हर एक सम में अब तक जितने सम किए उसमें आया है। याद आ रहा है आपको कैसे काम करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल, उसके बाद कंपेयर करेंगे 4 मंथ के साथ, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे उसको 20,000 के साथ पर पर्सन। चलिए एक्चुअल सैलरी उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई 3 महीने की है 2 क्लर्क की, एक्चुअल मुझे लिखा 50,000, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे 4 महीने की चाहिए तो पद रखना पड़ेगा 3 मंथ की 50,000, तो 4 मंथ का हाउ मच, जैसे आप हाउ मच करोगे आपका आंसर मिलेगा। और उसके लिए मैं कैलकुलेटर में वर्क कर रहा हूँ। 4000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 3 आंसर आएगा, पॉइंट में आ रहा है पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, 66,667, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंपैरिजन हम करेंगे 20,000 के साथ, पर पर्सन 20,000, यहाँ पे क्लर्क कितने हैं भाई, 2 क्लर्क है, 2 क्लर्क क्लियरली मेंशन किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 40,000। अब ध्यान से देखना 50,000, 66, 700 एंड 40,000, whichever is less के हिसाब से करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ whichever is less, 40,000 लेस आएंगे तो 40,000 बाहर, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ भाई। एक्चुअल आपको 50,000 पे करना था, आपने पे किया 40,000, तो बाकी का अनसिक्योर में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क। चलिए क्लर्क की एक्चुअल सैलरी हमें पेड करनी थी 50,000, उसमें से प्रेफरेंशियल में कितना लिया हमने 40,000, तो 40,000 माइनस करोगे 10,000 यहाँ पे आंसर आएगा। चलो अब इसका काम सिर्फ टोटल करना है, तो चलो टोटल का वर्क करें। सबसे पहले सिर्फ प्रेफरेंशियल का टोटल करते हैं, 2500 प्लस 7500 प्लस 2500 प्लस 40,000, ये टोटल आएगा 52,500। आप आंसर में चेक भी कर सकते हो, क्लियरली आंसर आ रहा है। अब आएगी अनसिक्योर की बारी, पर ऊपर पैराग्राफ में उन्होंने एक लाइन दिया है अनसिक्योर लायबिलिटी। अनसिक्योर लायबिलिटी का मतलब ही अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है अनसिक्योर लायबिलिटी, और वो कितना है 1,25,000, वो बुक में ऑलरेडी है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर भी बोल सकते हो। अब इसका टोटल करना है और वो वाले टोटल्स के साथ मैच करना है, ये टोटल आपका आंसर आएगा 145,240, ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर का, आराम से ये काम आप कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब बारी आ चुकी है कि हम लिक्विडेशन का फुल सम अप ट्राई कर सकते हैं। पूरा एक जो हमें स्टेटमेंट बनाना है जिसके हमें 14 मार्क्स मिलते हैं, जिसको बोला जाता है लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। यानी अब यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है हमें, लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी की सारी रिसिप्ट आ जाती है, जिसमें कंपनी के साथ जो सीक्वेंस में पेमेंट करना है वो आ जाता है। आगे जो हमने छोटे सम देखे थे उसमें हमें सिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर क्रेडिटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जो कि हमें यहाँ पे काम में आने वाला है। तो पूरा आप स्टेटमेंट देख सकते हो, इसके रिलेटेड बेसिक सम हमारी मटेरियल कॉपी में अवेलेबल है। तो आपके लिए पहला बेसिक सम एग्जांपल नंबर 1 मटेरियल कॉपी जो आपके पास है उसको निकालो, उसमें पेज नंबर 77 पे पहुंच जाओ, फुल सम ऑफ लिक्विडेशन बेसिक सम से कह सकते हो, तो ध्यान आपका अंदर होना चाहिए, पेज नंबर 77 मटेरियल कॉपी। चलो एग्जांपल नंबर 1 ध्यान देना अंदर, the Ultra Limited want to liquidation its asset realized 3,50,000 excluding amount realized by the sale of security held by secure creditor. The following were as position। फिर आपको एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, नीचे देखो टेबल के नीचे आपको फाइनल आंसर क्या मांग रहा है, प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जो लिक्विडेटर काम कर रहा है, जो बंदे को हम हायर कर रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स लिखने के लिए, उसका पूरा एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना है। तो याद आ रहा है आपको, मैंने आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, कंपनी की रिसीट क्या हो सकती है, कैश एंड बैंक, फिर असेट रियलाइज, असेट बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, कंपनी के लिए रिसिप्ट है,
सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर, आपका जो सिक्योर क्रेडिटर है जिसके पास में आपने कुछ गिरवी रखा है, अगर वो मार्केट में बेच दे और उससे आपको फायदा हो, वो पॉइंट आएगा सब में। फिर 7 क्रम में हमें पेमेंट को करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बोला है असेट रियलाइज। असेट रियलाइज हमारे लिए रिसिप्ट है या पेमेंट है? वो हमारे लिए क्या होगी? रिसिप्ट होगी। तो ये देखो मैंने असेट रियलाइज में सेकंड पॉइंट में असेट डी की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 3,50,000, अदरवाइज उसका पूरा लिस्ट आउट होता कि ये असेट बेची, अभी 3,50,000 आया। फिर नीचे पैराग्राफ पे पहुंचो। पैराग्राफ में हमें टेबल में ऐसा दिया है शेयर कैपिटल, यानी शेयर होल्डरों को पेमेंट कितना करना है? 50,000 शेयर है, 10 रुपए प्राइस से पेमेंट करना है। वहां पे वैल्यू नहीं दिया गया पर वो हम ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद देखो सिक्योर क्रेडिटर है, सिक्योर क्रेडिटर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी रियलाइज। रियलाइज कितना हुआ है? 40,000। तो सबसे पहले बाहर वाले वैल्यू अंदर लिखा हुआ है 35,000, तो 35,000 हमें उनको पेड करना है और उसके पैसे जो मिले वो 40,000 है। पैसे मिले 40,000, 40,000 कहां लिखोगे? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर, मिला कितना? 40,000। पेमेंट कितना करना है? 35,000। तो ये देखो पेमेंट में सबसे पहला क्रम सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है भाई? 35,000। तो ये 40,000 यहाँ पे लिखा और 35,000 पेमेंट, यानी 40,000 हमें मिले। वो है सिक्योर क्रेडिटर सिक्योरिटी के बेसिस पे, यानी इनके पास आपकी कुछ सिक्योरिटी होगी, इसीलिए इनका नाम सिक्योर क्रेडिटर है। तो वो सिक्योरिटी बेचोगे, रियलाइज आपको कितने पैसे मिल रहे हैं वो सिक्योरिटी बेचने से? 40,000। और पेमेंट कितना करना है? 35,000। यानी ऐसी सिक्योरिटी जहां पे हमने कुछ गिरवी रखा था, इसलिए उन क्रेडिटर को जो सिक्योरिटी बेची 40,000 हमें मिले और सामने उनको पेमेंट 35,000 करना है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर करके 6,000 वैल्यू दे दिया है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन से क्रम में आता है? 3rd नंबर क्रम में आता है। ये देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सीधा वैल्यू 6,000 दिया है, लिख लो यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया 6,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वैल्यू ₹1,40,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्रम नंबर 5th है, ये लिखता हूं मैं क्रम नंबर 5th में 1,40,000, ध्यान देना यहाँ पे। फिर उसके बाद है डिबेंचर हैविंग द फ्लोटिंग चार्जेस ऑन असेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर कितने के है? 2,50,000। तो ये देखो डिबेंचर में ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना कोई और इंटरेस्ट का पॉइंट है, डिबेंचर सीधा वैल्यू है 2,50,000। ठीक है, ये 2,50,000 बाहर टपका दे डायरेक्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट का पॉइंट है नहीं। क्रम देखो ये पेमेंट का यही क्रम रहना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है लिक्विडेटर एक्सपेंसेस एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, उसका क्रम नंबर आता है पेमेंट में 2nd नंबर। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। फिर उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 75,000। ध्यान देना यहाँ पे पेमेंट में जो पेमेंट का मैंने सब कुछ लिख दिया सिवाय इन दोनों के, क्योंकि लिक्विडेटर स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों साइड होती है। सबसे पहले यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस है नहीं, देखो रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड स्टेटमेंट पूरा बना के रखा था, उसमें जो इंफॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने रख दिया। पर अब आपके पास एक सिचुएशन अराइज होगी कि देखो ये लिक्विडेशन स्टेटमेंट में जो चीजें दिया था सब कुछ लिख दिया, पर अब रिसिप्ट साइड आपको बंद कर देना है, क्योंकि आपके पास अगर पेमेंट बचे तो ही इन दोनों को पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ये रिसिप्ट साइड क्लोज कर सकते हैं। देखो रिसिप्ट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 3,90,000। यस, तो ये 3,90,000 यहाँ पे भी आना चाहिए। अब आपके पास पैसे कितने बच रहे हैं उसके बेसिस पर डिसीजन लो। आई थिंक सब में शेयर कैपिटल दिया है, तो वो ये वाली शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं होगी। तो अब चेक करो कि क्या आपके पास उतना पेमेंट बच रहा है। तो ध्यान से अगर आप टोटल करोगे तो ध्यान देना 3,90,000 में से ऊपर से माइनस करते जाओ। पहला पेमेंट सिक्योर क्रेडिटर को 35,000 कर दिया, फिर 5,000 रेम्यूनरेशन कर दिया, फिर 7,500 ये भी कर दिया, ये सब कुछ पेमेंट हो सकता है। फिर 6,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद 2,50,000 कर दिया। पर आप ध्यान से देखोगे तो 3,90,000 में यहाँ पे 1,40,000 की जगह पे सिर्फ हमारे पास पैसे बच रहे 86,500। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, टोटल पैसे आपके पास 390 है, पेमेंट इस क्रम में करना था, तो 4 पेमेंट हो गए
पांचवें क्रम में जैसे आए अनसिक्योर क्रेडिटर में टोटल पेमेंट 140 करना है, पर हमारे पास पैसे तो सिर्फ इतने बचे, तो कोई बात नहीं, जितने पैसे दे दो, बाकी को बोलो कि अब हम पेमेंट नहीं कर सकते। वैसे भी ये अनसिक्योर था, इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसे बचे तो देना है, यहाँ तो पैसे बच ही नहीं रहे, तो इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट होगा नहीं। इसका मतलब जितनी इनकम है उस हिसाब से पेमेंट होगा, और पेमेंट का क्रम ये रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये है एक स्टेटमेंट का सिर्फ नमूना। आगे हम बढ़ेंगे और भी एक बुक का सम करेंगे, जिससे आपको पूरा ये जो लिक्विडेशन स्टेटमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब बुक का एक और सम करेंगे, डेंजरस सम एग्जांपल नंबर 4, माया लिमिटेड। एग्जांपल नंबर 4 के लिए आपको पेज नंबर 384 पे जाना है। अब वापस टेक्स्ट बुक में आ जाओगे, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 384 एग्जांपल नंबर 4 पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा सम कह सकते हो, और बहुत ही उसमें उम्दा पॉइंट आएंगे। जो मैं पूरा आपको लिक्विडेशन अकाउंट समझाना चाहता हूँ सारे पॉइंट ही वाले सम में। तो पेज नंबर 384 एग्जांपल नंबर 4 में आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए सम को रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ध्यान आपका अंदर बॉडी टोटली फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सम है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। Maya Limited want to do voluntary liquidation on 31/12/2018 है, वहां पे उसको चेंज करो 31/12/2019 कर दो। गबला शुरू फर्स्ट डेट में ही लोचा है, 31/12/2019 कर देना भाई, डेट में लोचा है। फिर उसके बाद the balance sheet as on that date was as under, उस तारीख की बैलेंस शीट आपको नीचे प्रोवाइड है। तो भाई माया लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विड करना चाहती है और उसकी पूरी बैलेंस शीट हमें दी गई है। पैराग्राफ पे आप जाओगे तो उसमें हमें कुछ आंसर मांगा है, तो मैं सिर्फ टेबल के नीचे यानी बैलेंस शीट के नीचे की 2 लाइन पहले रीड कर रहा हूं, ध्यान अंदर रखना। Considering the following information, prepare liquidator's financial statement of receipt and payment. लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट उसको बोला जाता है ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये स्टेटमेंट आपको क्या दिखाता है? कंपनी की रिसिप्ट, कंपनी के पेमेंट। अब ध्यान देना, रिसिप्ट में कंपनी के पास जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वहां से शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया होगा। फिर असेट रियलाइज होती है, मतलब कोई भी असेट बेचोगे तो आपको उसमें पैसे मिलेंगे। फिर सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर होता है, तो ये हमारा रिसिप्ट है। पेमेंट में कौन सा क्रम है? सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर को दिया जाता है। फिर लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, हमने जो लिक्विडेटर हायर किया है उसका खर्चा देना पड़ेगा ना। फिर क्या करेंगे? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, हमने जो बंदा रखा है उसको पगार भी देना पड़ेगा, तो उसका रेम्यूनरेशन। बिजनेस बंद करने का खर्चा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। फिर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो हमने छोटे सम में काफी उसका प्रैक्टिस किया है, उसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर होती है। फिर फोर्थ क्रम में आता है डिबेंचर होल्डर, उनको पेमेंट किया जाता है, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट है तो प्लस किया जाता है। फिर फिफ्थ नंबर पे अनसिक्योर क्रेडिटर, 6 नंबर पे प्रेफरेंशियल होल्डर, एंड साथ में पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डरों को। जहां पैसे खत्म स्टेटमेंट भी खत्म, मतलब पैसे है तो उतना ही हम पेमेंट करेंगे। चलिए तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत ऑलवेज एडजस्टमेंट से करनी चाहिए, और जैसे आपने स्टेटमेंट बनाया ना, सबसे पहला काम ये कर दो, कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दो। चेक करो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस कहीं ना कहीं होगा। नीचे असेट साइड चेक करो, करंट असेट में सबसे लास्ट में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा, उसमें कैश बैलेंस है 12100, तो ये लिखा मैंने सबसे पहले कैश का बैलेंस 12100, देखो बैलेंस शीट में से कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद हम पैराग्राफ से शुरू करेंगे। पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन नंबर 1, बहुत ही लंबा पैराग्राफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट में ध्यान होना चाहिए। Asset realized land and building 4,20,000, machinery 1,10,000, stock 55,000, debtor 45,000, creditor and loan वो अलग पॉइंट है। पहली 2 लाइन में हमें बहुत सारी असेट रियलाइज के बारे में बोला है। असेट रियलाइज वो कंपनी के लिए एक तरह की इनकम होती है। आप असेट बेच रहे हो, उससे आपको फायदा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, नीचे आपको ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, तो सीधा वो वैल्यू कॉपी करो। जैसे कि सबसे पहला उन्होंने बोला है कि असेट रियलाइज में लैंड एंड बिल्डिंग, ये लिखा मैंने लैंड एंड बिल्डिंग, कितने पैसे मिले लैंड एंड बिल्डिंग के? 4,20,000, तो ऊपर बैलेंस शीट में जाने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद पैसे रियलाइज हुए मशीनरी के, ये लिखा मैंने मशीनरी, मशीनरी के कितने पैसे मिले भाई?
1,10,000, ये लिखा 1,10,000। फिर किसके पैसे मिले, स्टॉक बेचा, स्टॉक के पैसे मिले, कितने मिले 55,000। इसके बाद एक और असेट बेचे, डेटर, डेटर के पास से हमें पैसे रियलाइज हुए, कितने पैसे मिले डेटर के पास से 45। तो ये चारों का टोटल करो, आपको असेट रियलाइज के पैसे मिल जाएंगे, और असेट रियलाइज का टोटल करोगे 6,30,000 आएगा। ये देखो, ये जो सेकंड हमारी इनकम थी रिसिप्ट में, वो हमने असेट रियलाइज लिख दिया। अभी एक और पॉइंट है उसमें, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, creditor of loan has the sold investment for rupees 75,000, additional amount was returned to liquidator। भाई जो क्रेडिटर है वो सिक्योर में आ रहा है, तो उसके लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं क्रेडिटर के पास सामने सिक्योर लोन होगा, तो बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा लोन सिक्योर बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई ये जो क्रेडिटर का सिक्योर वाला पॉइंट है वो हमें इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है कि क्रेडिटर जो है वो इन्वेस्टमेंट के सामने सिक्योर है, यानी क्रेडिटर के पास हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है और वो उन्होंने बेचा 75,000 में, ध्यान देना, और बाकी के पैसे लिक्विडेटर को लौटा है। मतलब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने सोल्ड कितने में किया 75,000 में, पर इन्वेस्टमेंट के सामने लोन सिक्योर कितनी थी, सिक्योर लोन थी तो भाई 50,000 ही थी। कहां से आया 50,000, बैलेंस शीट में दिखा, बैलेंस शीट में ऊपर लिखा हुआ है लोन सिक्योर जो चार्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के सामने लोन का पॉइंट है, तो उन्होंने सोल्ड किया ये इन्वेस्टमेंट 75 में, एक्चुअल हमें पेमेंट कितना करना था 50, तो बाकी के पैसे उन्होंने हमें लौटाए, कितने पैसे लौटाए यहाँ पे चेक करो तो आई थिंक 25,000 लौटाए। याद करो एक छोटे सम में ऐसा पॉइंट आया था कि यहाँ पे हमें रियलाइज वैल्यू लिया था और सामने पेमेंट लिया था, यहाँ उल्टा हो रहा है, वो जो क्रेडिटर है उसने इन्वेस्टमेंट खुद 75 में बेच दिया और बाकी के पैसे हमें लौटाए, हम लिक्विडेटर है ऐसा मान लो, तो उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट बेचा और पैसे हमें लौटा दिए। मतलब अब हमें सिक्योर क्रेडिटर को कोई पेमेंट करना नहीं है, उन्होंने खुद मार्केट में बेच दिए इन्वेस्टमेंट और बाकी के पैसे हमें लौटाए, ऐसा वो पॉइंट कहना चाह रहा है। वो लाइन में वैसा लिखा हुआ है एडिशनल अमाउंट रिटर्न टू द लिक्विडेटर, मतलब उन्होंने खुद बार-बार बेच दिए, हमें वो झंझट नहीं है। तो अब सिक्योर क्रेडिटर में देखो डैश आ चुका है, फर्स्ट पेमेंट नहीं करना है हमें। सेकंड एडजस्टमेंट वो डिबेंचर होल्डर के बारे में है और वो हम थोड़ी देर बाद भी ले सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ, सेकंड अभी पेंडिंग रखो क्योंकि वो चौथे क्रम में आता है, अब मुझे ये वाला चाहिए, तो उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 पे ध्यान रखो। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीस 10,000, लिक्विडेशन का खर्चा भाई 10,000 हुआ तो 10,000 सीधा पेमेंट में यहाँ पे ले लो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ये लिखा 10,000 मैंने बाहर, सीधा एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 रेम्यूनरेशन का, डेंजरस एडजस्टमेंट नंबर 4, liquidator is entitled to the remuneration of 2% amount of asset realized by him, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। हमने इन्होंने ऐसा कहा है कि 2% कमीशन देना है ऑन असेट रियलाइज, तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2% ऑन असेट रियलाइज, असेट रियलाइज के कितने परसेंट देना है 2% देना है। अब हम सीधा 630 ले सकते थे पर उन्होंने क्या बताया इंक्लूडिंग सिक्योर क्रेडिटर, यानी ये दोनों वैल्यू साथ में लेना है भाई, 6,30,000 प्लस 25,000, ये दोनों वैल्यू जो आएगी उसके टोटल पे हमें कमीशन देना है, तो ये दोनों वैल्यू का टोटल करना पड़ेगा। ना बोला होता ना तो सिर्फ ये वैल्यू का लेते, पर उन्होंने बोल दिया है ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सिक्योर क्रेडिटर, तो हमें इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा। चलिए टोटल करें, इन दोनों का टोटल होगा 6,55,000 जिसका हमें 2% कमीशन लेना है। चलिए इसके 2% लेंगे कमीशन, कमीशन की वैल्यू कितनी आएगी तो वो मेरे पास लिखी हुई है 13,100 आएगा, कितना आंसर आएगा 13,100। आप भी आंसर चेक कर सकते हो, पर अभी पूरा नहीं हुआ, एक और है, देखो उसमें लिखा है एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, 2% जो शेयर होल्डरों को दिया जाएगा उसके ऊपर भी देना है, जो अमाउंट हमें अभी नहीं पता है। सो ध्यान रखो एक और कमीशन है 2% ऑन शेयर होल्डर पेमेंट, यानी अभी हमें ये चीज मालूम नहीं है भाई, कैसे नहीं पता है क्योंकि ये पेमेंट अभी आया नहीं है,
तो ये काम कैसे होगा, लास्ट में हो सकता है, अभी इसका काम हम नहीं कर सकते। याद करो लास्ट सम, अगर पेमेंट बचे नहीं तो इनको पेमेंट कहां से करोगे, तो फिर कमीशन भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें हमें वेट करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम आगे जा सकते हैं। अब डिबेंचर के पॉइंट से पहले मुझे ये सारे पॉइंट क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आप चाहो तो वो एडजस्टमेंट ले सकते हो या फिर बैलेंस शीट में जा सकते हो। मैं अब बैलेंस शीट में जा रहा हूँ, तो बैलेंस शीट में मुझे अगर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर ऐसे मिल गया तो मेरा काम हो सकता है। तो ध्यान अंदर दो, बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है, उसमें शेयर कैपिटल है जिसको पेमेंट हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, डिबेंचर का पॉइंट भी थोड़ी देर बाद लेंगे। फिर उसके बाद है लोन सिक्योर बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो आ गया। फिर मुझे दिखा लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पीएफ, पीएफ याद करो कहां आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। पर अब है ना बच्चों, एक साथ बहुत सारे प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड आएंगे, तो उसके लिए ऑलवेज नोट प्रिपेयर करो। ये देखो, ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना, उसके लिए हम प्रिपेयर कर देंगे नोट नंबर 1, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें एक आएंगे, दो आएंगे, एक से ज्यादा आएंगे, सो इसका लिए पूरा नोट ही प्रिपेयर करो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए भी नोट प्रिपेयर करो, नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए तो दो छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर करेंगे जो लास्ट लेक्चर में भी हमने काम किया था। ये देखो हमारा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 किसके लिए काम करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए। तो ये हमारा नोट नंबर 1 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए आ रहा है, और उसमें हम 2 कॉलम ऐसे बनाएंगे जैसे आगे वाले हर सम में बनाते थे। फिर उसके बाद एक और बनाएंगे जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए होगा, नोट नंबर 2, वो किसके लिए होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। चलिए तो ये हमारे 2 नोट्स बन गए, और उसमें हम सब कुछ वर्क करेंगे जो आगे हम छोटे सम में काम कर रहे थे, अब वही काम यहाँ पे हमें करना है। चलिए तो अब मेरा ध्यान जा रहा है सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑफ पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कहां लिखते हो, प्रेफरेंशियल में लिखते हो, तो प्रेफरेंशियल में सबसे पहले लिख दूं, ये कॉलम आएगी पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है हमें, वो लेना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वहां पे यस प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है हमें, प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड का आंसर 18,000, ये मैंने लिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में उन्होंने बोला है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कहां आता है, अनसिक्योर में आता है, याद आ रहा है, ऐसा हम आगे कर चुके हैं। ये लिख रहा हूं मैं, देखो सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, वैल्यू रुपीस यस 1,37,500। ध्यान देना, ये धीरे धीरे हमारा प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर बी, करंट असेट में ऐसा लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो डिबेंचर के पॉइंट में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 मंथ सैलरी ऑफ 5 क्लर्क, 5 क्लर्क की सैलरी, याद आ रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी कहां आएगा, प्रेफरेंस में आएगा। ये देखो सेकंड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क। चलिए क्लर्क की सैलरी हम गिनते थे, याद आ रहा है आपको, कैसे गिनते थे, सबसे पहले लिखते थे एक्चुअल, उसको कंपेयर किसके साथ करते थे, 4 मंथ के साथ, उसको किसके साथ कंपेयर करते थे, 20,000 रुपए के साथ, व्हिच एवर इज लेस इज टेकन। चलिए सबसे पहले उन्होंने ऐसा बताया 5 मंथ की सैलरी है 5 क्लर्क की, कितने महीने की सैलरी है, 5 मंथ की, कितनी है 7,500। अब देखो ये एक्चुअल है, अगर मुझे 4 महीने की सैलरी चाहिए हो तो क्या करेंगे, पद रखेंगे कि 5 मंथ की 7,500, तो 4 मंथ की हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आई थिंक 6,000 आंसर आएगा। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लूं, यस 6,000 आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, यस 20,000 है, 20,000 एक क्लर्क है, यहाँ पे कितने क्लर्क है चेक करो तो 5 क्लर्क है भाई, एक नहीं 2 नहीं, पूरे कितने क्लर्क है, 5 क्लर्क है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 पर पर्सन है, तो यहाँ पे एक क्लर्क का 20,000 है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे टोटल कितना आएगा, 1 लाख आएगा। अब चेक करो व्हिच एवर इज लेस, लेस कौन सी वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है 6,000 लेस है, तो ये 6,000 बाहर रख दे। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, याद करो एक्चुअल हमें पेमेंट करना है 75, प्रेफरेंशियल में हमने 6,000 लिया, तो बाकी का कहां जाएगा, बाकी का जाएगा अनसिक्योर में। इसके लिए मैं क्या लिखूं, फिर से वही आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ
क्लर्क, क्लर्क की आउटस्टैंडिंग सैलरी। एचयूएल आपको कितना पेमेंट करना था? एचयूएल करना था 7500। प्रेफरेंशियल में आपने कितना किया? 6000 किया। बाकी के 1500 कहाँ गए? बाकी के 1500 यहाँ गए, ठीक है, अनसिक्योर में। ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ सैलरी। अब नेक्स्ट ऊपर फिर वापस आओ, करंट लायबिलिटी में इनकम टैक्स है, लोकल टैक्सेस है, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स इंक्लूड 5000 असाइन्ड ऑन 31/8/2018। अब 2018 का यानी कि प्रीवियस ईयर पहले का हो तो कहां लेते हो आप? सिक्योर क्रेडिटर में। तो यहां पे लिखो इनकम टैक्स ऑफ 31/3/2018। 18 का है तो कहां लिखना है? यहां पे लिखना है 31/8/2018 है। कितना है? 5000 है, तो ये लिखा मैंने 5000 अनसिक्योर में। तो बाकी का कहां जाएगा? बाकी का जाएगा प्रेफरेंशियल में। याद करो इनकम टैक्स कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का उन्होंने टोटल 35 दिया है, पर उसमें से 5000 तो आगे वाले साल के थे, तो 5000 माइनस करने पड़ेंगे और अब टोटल कितना आएगा? 30000 आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो रहा है? प्रेफरेंशियल होल्डर में जितने सारे पॉइंट थे सारे कवर कर दिए। आई थिंक हमारा ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर अब खत्म हो रहा है। सिर्फ इसका हमें टोटल करना है। इसका टोटल करोगे आपके पास आंसर आएगा 54000। देखो उसमें तीन चीजें थी, अब सब यहाँ पे लिस्ट बताया तो वो गलत होगा। नोट नंबर 1 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का आंसर यहाँ टपका हो, कितना आंसर आ रहा है? 54000। ये देखो 54000 यहाँ पे टपका है। फिर उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर का टोटल करेंगे और वो टोटल हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। 137,500 प्लस 1500 और प्लस 5000, तो वो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1,44,000, ठीक है। और अनसिक्योर में वो आंसर टपका दे नोट नंबर 2 से 154,000, ठीक है। अब सिर्फ ये डिबेंचर का पॉइंट पहले हमें सॉल्व करना है, फिर अकाउंट बंद करने में भी मगजमारी है। इतनी आसानी से लिक्विडेशन के 14 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना। अब आ रहा है डेंजरस डिबेंचर का पॉइंट। डिबेंचर के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ, नहीं सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट बाकी है, ध्यान अंदर रखना। द डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑफ 31/3/2020, 31/3/2020 को उनको पेमेंट कर रहा है। तो ध्यान यहाँ पे उसके लिए भी मुझे एक छोटा सा नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोट नंबर 3 ध्यान देना, यहाँ पे डिबेंचर के लिए पूरा वर्किंग कर रहा है। डिबेंचर हमारा ईयर एंडेड कब हो रहा है? ईयर एंडेड हो रहा है 31/12/2019 को, राइट। अब हमने उनको पेमेंट कब किया है? पेमेंट डेट चेक करो तो पेमेंट डेट उन्होंने बोली 31/3/2020, मतलब लेट पेमेंट कर रहे हैं हम। याद करो डिबेंचर होल्डरों को ऑलवेज इंटरेस्ट पेड करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा साल यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा? चेक करो तो 12 के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे भाई? 3 महीने का इंटरेस्ट एडिशनल अराइजेस हो रहा है, ये 3 मंथ एडिशनल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, राइट। एडिशनल इंटरेस्ट कितना महीने का पे करोगे? 3 महीने का। अब ध्यान बोर्ड पे, सबसे पहले डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। चेक करो बैलेंस शीट पे कितने डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करना है? 12% के हिसाब से 1 लाख हमें पेमेंट करना है। ये लिखा डिबेंचर में 1 लाख। अच्छा कोई बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? चेक करो तो, हाँ मुझे दिख रहा है अदर करंट लायबिलिटी में 12000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ये देखो 12000 प्लस किए क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट बैलेंस शीट में से 12000। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, उसमें एडिशनल इंटरेस्ट हमें हो तो प्लस करना है। एडिशनल कितने महीने का है? 3 महीने का है। अगर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट कोई गिनने को बोले तो आएगा 1 लाख रुपीस डिबेंचर की वैल्यू है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? चेक करो तो 12% के डिबेंचर है, 1 लाख का 12% पर कितने महीने का? मात्र 3 महीने का, यानी 3/12 ऐसा कर सकते हो। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3/12, आंसर कितना आएगा? तो डिबेंचर इंटरेस्ट का आंसर आएगा आपके पास 3000। ये 3000 यहाँ पे रख के टोटल करो इन तीनों का, 1,15,000 आई थिंक बाहर जाएगा। अब देखो पूरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, समझ में आ रहा है?
कोई भी चीज यहाँ पे आपको मिसिंग अभी नहीं दिख रही होगी सिवाय एक। अब देखो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, असेट हमें जो रियलाइज होनी थी वो आ गया, लायबिलिटी साइड सारी वर्क कर लिया। अब हमारा एक मेन काम बाकी रह रहा है। यहाँ पे ऐसा कहा है 2% शेयर होल्डरों को जो पेमेंट करोगे वो हमें यहाँ पे लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, पर अभी हमें इनका टोटल कितना पेमेंट हमें नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रिसिप्ट साइड पहले बंद करनी पड़ेगी। तो रिसिप्ट साइड बंद करो, उसका टोटल आएगा 6,67,100। ये टोटल आप कर सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है, सो वहां से मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे भी सेम टोटल टपकाओ 6,67,100। अब ध्यान देना, इसमें से ये सब कुछ पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सब कुछ माइनस करो, आपके पास एक वैल्यू आएगी जो इनको और इनको पेमेंट की बात है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आई थिंक बैलेंस शीट में आप चेक करोगे शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नहीं, तो अब सिर्फ इनका पेमेंट और इसका पेमेंट है। पर उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो वैल्यू है उसके 2% पेड करना है। अभी तो आप टोटल करोगे तो वो तो दोनों की टोटल कंबाइंड वैल्यू आएगी, तो वो गलत है, तो उसके लिए भी एक नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे बोर्ड पे से वो रफ करना है, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर। आप इतना बोर्ड पे से लिख दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीज रफ कर रहा हूँ, ये मुझे एक और वर्किंग नोट आपको सिखानी है, उसके लिए तो ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे रखना है। अभी हमारा सिर्फ स्टेटमेंट बंद करना बाकी रह रहा है, तो अब उसके लिए एक और वर्किंग नोट हमें करनी पड़ेगी। सो बोर्ड पे वर्किंग नोट कराओ फॉर, यस, नोट नंबर कौन सा क्रम आ रहा है, नोट नंबर 4 आ रहा है, और ये हम नोट नंबर 4 से ही लेंगे। नोट नंबर 4 से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। और हम किसके लिए नोट बना रहा है, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए टोटल पेमेंट अभी हमारे पास कितना है, टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल पेमेंट है, टोटल रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितनी है 6,67,100। उसमें से माइनस करो, लेस करो पेमेंट 126, जिसमें ये वाला इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। 1 से 6 का पेमेंट सब कुछ माइनस करो, तो आपके पास एक टोटल वैल्यू आएगी जो कि आएगी 3,31,000। कितना आएगा, ये माइनस करोगे तो आपके पास 3,31,000 वैल्यू आएगा। ये टोटल जो है आप, मैं वो टोटल आपको ढूंढ के बताता हूँ कि कितना आएगा, 6,67,100, यस, उसमें से 3,31,000, ये पूरा जो आपका एक्सपेंसेस है वो आएगा 3,36,100। अब ध्यान यहाँ पे रखना, उन्होंने भाई ऐसा कहा है कि ये जो आपका रिसिप्ट है वो इतना है, और उसमें से ये पेमेंट माइनस करोगे तो आपके पास अभी ये बैलेंस बच रहा है, ये क्या है, बैलेंस, और उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट और ये शेयर होल्डरों को पेमेंट। तो मतलब इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे इस तरीके से, एक किसको आएगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को, और दूसरा 2% रेम्यूनरेशन जो हम देंगे लिक्विडेटर को, ठीक है। तो ये जो रेम्यूनरेशन का पॉइंट है उन दोनों को हमें अलग करना है। अब अलग कैसे करोगे, आपके पास दोनों की कंबाइंड वैल्यू है, तो किसी एक को सपोज कर दो, जैसे सपोज करोगे आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसको सपोज करेंगे, सपोज, देखो यहाँ पे सपोज इक्विटी शेयर होल्डर 100 है, ठीक है, तो उसके 2% रेम्यूनरेशन, यानी कि ये रेम्यूनरेशन 2% हुआ, इसके 2 रुपए, तो ये टोटल वैल्यू कितने पे हुई, 102 पे हुई। इस तरीके से इजी, दो वैल्यू कंबाइंडली हमें दिया है, हमें दोनों वैल्यू अलग करना है। तो हमने एक को सपोज किया, सपोज इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट 100 है और रेम्यूनरेशन कितना परसेंट देना है, 2 रुपए, तो 100 पे 2 रुपए, टोटल हमारे पास 102 पे वैल्यू है। अब देखना कोई एक ढूंढोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। फर्स्ट मैं इसके लिए कर रहा हूँ, 102 पे वैल्यू 3,31,000, तो 100 पे हाउ मच करोगे, यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 3,24,510, ये आंसर आएगा। आप आंसर चेक कर सकते हो। और दूसरा पद कोई एक ढूंढो, फिर इसमें से ये माइनस करोगे आपको ये मिल जाएगा। अगर पद रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो कि 102 पे 3,31,000, तो
टू पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा 6490। 6490। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू रखोगे, हमारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 324,510। अब इसके 2% निकालोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ये देखो 3,24,510 के 2% निकालो, या फिर आपने वहां पे पद रखा है 6490। अब ये आंसर रखोगे, स्टेटमेंट का आंसर टैली हो जाएगा। तो समझो 14 मार्क्स के लिए आपको जो मेहनत करवा रहे हैं ना, माया लिमिटेड दी बेस सम था। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए, आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडेशन का फुल पहला सम था। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे और भी सम की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कोई होमवर्क नहीं है, जो काम मैंने करवाया उतना काम आप कर लो और गूगल क्लासरूम में सबमिट करो। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी।